एपीओ के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। मैं बिल्कुल विधिवत इससे पहले एपीओ के अंकों के विभाजन के बारे में क्या रणनीति होगी हम लोगों की, उसके बारे में बात की थी मैंने। आज मैं हिंदी का जो पहला टॉपिक है एपीओ का वो लेने जा रहा हूँ। उसका नाम एपीओ 2025 का ये सेकेंड लेक्चर है ये। तो भाषा संस्थान की ओर से शब्द शुद्धि के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करना चाह रहे हैं आपसे। और एपीओ क्या, किसी भी परीक्षा में हिंदी भाषा की यदि परीक्षा है तो शब्द शुद्धि एक सामान्य बात है। और शब्द शुद्धि सामान्य बात भी है, शब्द शुद्धि बहुत ही विशेष बात है, क्योंकि कितना भी सीख लो शब्द शुद्धि का अंत ही नहीं है, कुछ न कुछ गलत हो ही जाता है। शब्द शुद्धि क्यों गलत होता है? क्योंकि शब्द शुद्धि के बारे में ये 5 बातें आप याद रखो। शब्द शुद्धि का जो प्रकरण है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक तो हिंदी भाषा बनी है किससे? तत्सम से, यानी तत्सम संस्कृत के शब्द इसमें बहुत सारे हैं, तद्भव के शब्द बहुत सारे हैं, संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द, और देशी शब्द बहुत सारे। उर्दू के शब्द भी मान्यता प्राप्त कर चुके हैं, अंग्रेजी के शब्द भी हमारे यहाँ मान्य हैं। बहुत सारे शब्द, सब नहीं, बहुत सारे शब्द जिसको गृह मंत्रालय ने नोटिफाई किया है, उन शब्दों को हम प्रयोग में ले सकते हैं। और पूरा माहौल यहाँ का अंग्रेजी का है, तो अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द, जब खास करके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो मैं उनको सचेत करता हूँ कि कैसे आप अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में फ्लो में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। बहुत सारा विस्तृत ब्यौरा हम देते हैं, उनको बताते हैं। शब्द शुद्धि में देखिए, शब्दकोश की शुद्धता जो है वो हमारे काम की होती है। शब्दकोश में कौन सा शब्द कैसे लिखा हुआ है वो हमारे लिए मान्य है। अभी अभी आ गया था शब्द, अभी एपीओ में ही आया था एक शब्द, संन्यास था। अब देखिए, संन्यास जो शब्द है, संन्यास और एक शब्द है संन्यास, है ना। तो शब्दकोश की वजह से, संधि की वजह से, ये तो शब्दकोश भी है और संन्यास भी, दोनों बातें हैं इसमें। तो संधि भी हमारे यहाँ, संधि भी काम की चीज है। संधि की वजह से शब्द शुद्धि के बारे में आप कुछ कह सकते हैं संधि सीखने के बाद। फिर संधि के साथ साथ उपसर्गों का जो ज्ञान है वो भी आपके शब्द शुद्धि में सहायक होते हैं, तब आप शब्द शुद्धि के बारे में दृढ़ता से कुछ कह सकते हैं। ऐसे ही प्रत्यय यदि जानकारी हो जाए तो आनंद आ जाए, क्योंकि इस बार एपीओ में शब्द शुद्धि में बहुत सारे प्रत्यय के शब्द थे। उसमें आपका ये महात्म्य जो शब्द था, है ना, महात्म्य शब्द था। इसी तरह से सौंदर्यता शब्द था, है ना। ये सब प्रत्यय के अधीन ये सारे प्रश्न बनते हैं। ये भी ज्ञान हो जाए तो अच्छी बात है। हम सबका आपको ज्ञान कराएंगे, जानेंगे इस चीजों को। यानी मेरा प्रयास ये होगा कि आप जड़मूल को पकड़ लें। जड़मूल में पानी डालेंगे, सारे पत्ते हरे भरे हो जाएंगे। जड़मूल क्या है? जड़मूल ये है, ये 6 जड़ें निकली हुई हैं हिंदी भाषा के शब्द शुद्धि के बारे में। और यदि आपने उनको सींच लिया, ऐसा नहीं कि यहाँ पे फारसी पढ़नी है नए सिरे से, कुछ भी नहीं है। बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आधे घंटे के लेक्चर में ये सारी जड़ें आपके पकड़ में आ जाएंगी। और रही सही जो कसर है वो मेरे द्वारा दिए जाने वाले जो नोट्स होंगे उससे पूरा होगा। तो देखिए, तो उपसर्ग की वजह से, प्रत्यय की वजह से, समास है, समास के कारण भी शब्दों के शुद्धता और अशुद्धता के बारे में हम निर्णय ले पाते हैं। यदि समास का थोड़ा बोध हो, सामान्य, ज्यादा नहीं, शब्द शुद्धि प्रकरण वाला एक टॉपिक ऐसा है जिसमें छोटी बड़ी का चक्कर रहता है, वो यदि हम सीख लेते हैं तो समास वाला काम हमारा हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, मंत्रिमंडल है। अब मंत्रिमंडल ये वाला शुद्ध क्यों है? समास का कारण है। ये वाला शुद्ध, ये वाला शुद्ध नहीं है, ऊपर वाला शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? कुछ कारण है, समासगत कारण है इसमें, इसलिए इसमें ऐसी बात होती है। आगे बढ़ते मानक हिंदी नियम। तो मानक हिंदी नियम में, मानक जो नियम है हिंदी भाषा के, भारत सरकार के द्वारा बनाए गए, शिष्ट जनों के द्वारा प्रयोग में लाए गए जो शब्द हैं उनको मानक मानते हैं। तो कितनी चीजें हो गई? शब्दकोश की जानकारी,
संधि की जानकारी, उपसर्ग की जानकारी, प्रत्यय की जानकारी, समास की जानकारी, मानक हिंदी। ये नहीं कि 5-5 दिन की क्लास, ऐसा नहीं है। हर क्लास मुश्किल से 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की क्लास है और आप ये 6 जड़मूल को समझ जाओगे तो आप कभी भी मात नहीं खाओगे शब्द शुद्धि के मामले में। तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम। तो मैंने क्या कहा, अब देखिए शब्दकोश में नियति शब्द आया हुआ है, इसलिए नियति शुद्ध है या अशुद्ध है। शब्दकोश में कई शब्द शुद्ध हैं, जो शब्द शुद्ध हैं शुद्ध हैं, जो अशुद्ध हैं अशुद्ध हैं। इसमें तो कोई कुछ कह नहीं सकता। शब्दकोश में जो जैसी मात्रा है, अब मैं बोलूं ब्यूटीफुल की स्पेलिंग क्या है, तो आप नियम नहीं ढूंढोगे BUI, मैंने वहां देखा था, मैंने ऐसा कुछ नहीं है। शब्दकोश में जो है BEAUTIFUL, ये ब्यूटीफुली मानक है हमारे लिए। ये नहीं कि साहब फल्ला ने तो BEUT लिखा था, नहीं ऐसा लिखा था, वैसा यह नहीं चलेगा। जो शब्द शुद्ध है वो है, तो शब्दकोश का ज्ञान होना चाहिए। संधि की वजह से शब्द अशुद्ध और शुद्ध होते हैं। अब देखिए विसर्ग संधि की बात है, पुनः प्रकाश जो है विसर्ग संधि की वजह से ये शुद्ध है और ये वाला अशुद्ध है। उपसर्ग आते हैं, तो उपसर्ग में उपसर्ग का यदि ज्ञान है नहीं आपको तो आप गड़बड़ कर देंगे। तो निरोग भी सही है, उपसर्ग के हिसाब से निरोग भी सही है। इस वाले में निर नाम का उपसर्ग है और इस वाले में नी नाम का उपसर्ग है। भाई नी से रोग जोड़ोगे तो निरोग बनेगा, साधारण सरल बात है, कुछ भी नहीं है इसमें। और निर से जब रोग जोड़ेंगे तो संधि होके नी बड़ी हो जाएगी। तो दोनों शब्द शुद्ध हैं, तो उपसर्ग ज्ञान होगा, दोनों शब्द शुद्ध है, ये ध्यान रखो आप। अच्छा, अब हम आते हैं प्रत्यय पे। सुजन नाम का एक शब्द है। सुजन क्या शब्द है? सुजन, सुजन, और उससे हमने जोड़ा य प्रत्यय। तो ऊ को औ होने का एक सामान्य नियम है हमारे इसमें। ऊ को औ होने का सामान्य नियम है। देखो, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। यदि आप जिज्ञासु बन के रहोगे, ढूंढोगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको, और सारा इसी मंच पे मिलेगा। आपको हिंदी के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपको यही मिलेगा। बस अस्त व्यस्त है, बिखरे हुए हैं, वो आपको लेना है, सीखना है, जानना है, आगे बढ़ना है। तो सुजन से यह जोड़ेंगे, सौजन्य बनेगा। ये सौजन्य सही है, ये सुजन गलत है। समास के कारण देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूं, जैसे मंत्रिमंडल शुद्ध है, ये वाला अशुद्ध है, ऐसे ही योगीजन अशुद्ध है और ये गुणीजन शुद्ध है। तो जिस वजह से मंत्रिमंडल ये वाला सही है, उसी वजह से गुणीजन सही है, ये अशुद्ध है। तो ये समास का एक सामान्य सा नियम है। 5 मिनट का वक्त भी यदि हो जाए मेरा इस पे, तो आप हजारों शब्दों के बारे में जान सकेंगे। मानक हिंदी नियम, अब देखो, एक तो हमने इसकी बात कर दी कि भाई शब्दकोश का नियम होना चाहिए, संधि का नियम होना चाहिए। एक मानक हिंदी ने, भारत सरकार ने बहुत सारे शब्दों के बारे में नियम बना रखे हैं। जैसे अट्टहास है, तो अट्टहास गलत है। क्या होगा? ये सब सही है। अट्टहास का मतलब बहुत जोर से हंसते हैं ना, हा 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 हा। रावण वगैरह की जो हंसी थी उसे अट्टहास कहा जाता था। तो अट्टहास जो शब्द है ये हमारा, ये गलत है। क्या होगा इसमें? इसमें होगा अट्टहास, बस हो गया। यानी टॉ पे टॉ नहीं चढ़ा के हम अलग अलग लिखते हैं, तो अट्टहास हमारा शब्द शुद्ध हो जाता है। ये भारत सरकार ने मानक हिंदी में नियमों की जानकारी दी है। अट्टहास हो गया। प्रसन्नता पे आते हैं हम। प्रसन्नता में भी एक के ऊपर एक नहीं चढ़ेगा, ये अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। तो क्या होगा इसका? होगा ये ऐसा होगा, एक पे एक नहीं चढ़ा के इसके बगल में डबल ना लिखेंगे, तो मानक हिंदी के अनुसार ये शुद्ध हो जाएगा। आपको यदि इन चीजों की आदत पड़ी हुई है गलत की, तो आप समझ जाओ इन 6 कारणों से आप शब्द शुद्धियों में गलतियां कर रहे थे। ये हमने शब्द शुद्धि शुरू की है, ये आपको जानना है, समझना है। आइए आगे आते हैं हम। अगले वाले प्रकरण में हमारा है, ये देखो आप, दूसरा देखो आप, हमारे पास शब्दों की एक सूची है। आप देखेंगे अनुदित, अनुरूप, पीड़ित, प्रौढ़, अनपढ़, वैयाकरण, सामंजस्यता, त्योहार, सतत और बाबत, ये शब्द हमने लिखे हैं और हम चाहते हैं कि आप इस पे अपनी लेखनी आजमाओ। आप प्रयास करो इसमें क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, फिर मैं आपको बता दूंगा कि क्या शुद्ध है, अशुद्ध है। और हमेशा जब हम आपको प्रश्न देते हैं
तो उस प्रश्न में से एक आध शब्द टपक जाता है एग्जाम में, ध्यान रखने की बात है। ऐसे करके जब हम लिखते हैं ना, तो हम पूरी इंद्रियों के सहयोग से लिखते हैं और परीक्षक को हम स्पर्श कर लेते हैं यही बैठे बैठे कि वो क्या पूछने जा रहा है, तो उससे पता चल जाता है कि कैसा प्रश्न आ सकता है। जब लिखते करते हैं तो उसमें तो व्यवस्थित रूप से सब सरल से कठिन की तरफ जाते हैं। जब हम यहाँ पे बताते हैं आपको कोई चीज, तो ये समझो कि वो परीक्षा में आने वाला ही होता है। एक बार प्रयास कीजिए, बनाइए ये शब्द शुद्ध क्या हो, ये शुद्ध है। यदि शुद्ध है, यदि ये शब्द शुद्ध है तो आप टिक लगा दीजिए, ऐसे सबको टिक लगा दीजिए। आपको लगता नहीं साहब ये शुद्ध नहीं है, इसमें दो तो शुद्ध है ना, और बाकी अशुद्ध है, तो आप इसको कट कर दीजिए, ऐसे ऐसे कट कीजिए। आपको लगता है नहीं साहब सामंजस्य तो शुद्ध लग रहा है तो शुद्ध कर दो, त्योहार शुद्ध लग रहा है शुद्ध कर दो, सतत शुद्ध लग रहा है शुद्ध कर दो, बाबत अशुद्ध लग रहा है सतत अशुद्ध लग रहा है कर दो, ये अशुद्ध लगा, ऐसे कट और टिक लगा के आप सबको सही करो। और इसका उत्तर अभी देता हूं मैं, इसका कारण भी बताऊंगा क्यों कोई शब्द अशुद्ध है और क्यों कोई शब्द अशुद्ध शुद्ध है। ये सब आपको करना है। ये मैंने खाली दिग्दर्शन के लिए खाली आपको पद्धति बताई थी, आपको बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, समझे? चलिए, ये 10 नंबर 10 शब्द हैं, ये इनको सबको करके बताओ आप। दस शब्द अपने पास हैं, सबको शुद्ध करना है। कीजिए कीजिए, इसको प्रयास कीजिए। देखिए आपके मन में जो शब्द बैठे हैं वो जो बाहर नहीं निकालोगे और वो उसको छोड़ दोगे, नहीं करोगे, वैसे आप अकेले बैठे हो, आपको कोई छेड़ नहीं रहा है वहां पे। या यदि क्लास में होंगे आप तो आपको रोकेंगे, बोलेंगे, बताएंगे, उत्तर बाद में बताएंगे। लेकिन अब ऑनलाइन का यही प्रोसेस है कि आपको ईमानदार रहना होता है। ऑनलाइन में जो बच्चा ईमानदार रह गया, कष्टों को झेल गया, वो बढ़िया कर जाएगा। ईमानदार का मतलब हम आपको आंसर नहीं बता रहे हैं, आपको अभी अभी करने के लिए दाव कर लो इसको, अभी 2 मिनट में इसका आंसर बता देंगे पर ये सारा बेकार हो जाएगा। जैसे आंसर बताऊंगा इस पूरी पढ़ाई बेकार। यानी इसमें जो हमने एक उद्दीपन सिद्धांत होता है हिंदी में, उद्दीपन सिद्धांत, अभी मैंने आपको उद्दीप्त किया और यार अनपढ़ वैयाकरण, नहीं नहीं ये गलत है, नहीं नहीं ये सही है, आपका दिमाग में खलबली मचती है। वो खलबली मचाना ही टीचर का धर्म होता है। जिसके दिमाग में जितनी ज्यादा खलबली मचती है वो बच्चा उतना ज्यादा होशियार होता है। तो अभी मैंने खलबली मचाई है, इस खलबली को अभी शांत कर देंगे यदि हम आंसर लिख देंगे तो। ओके बच्चे जो भोले बच्चे होते हैं, नहीं जानते हैं पढ़ाई के सिद्धांत को, वो उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं, हम याद कर लेंगे। बेटा कोई याद नहीं कर सकता है, पूरे पोथरने को कोई याद नहीं कर सकता है। आप पहले गलत हो फिर अगली बार सही हो जाओ तो वो चीज आपको याद हो जाती। तो मैंने आपको उद्दीपित किया है, आपको छेड़ा है ना, आपकी हिंदी ज्ञान की परीक्षा ली है, उसको देखिए और फिर देखें आपकी क्या इसके उत्तर होते हैं। मैं उत्तर लिख दूंगा इसका। अच्छा, इसका जो कारण है ना, वो कारण है ये वाला, इसकी वजह से ये सारे शब्द शुद्ध और अशुद्ध हो रहे हैं। आगे बढ़ता हूं मैं, आगे देख लेता हूं। फिर हमारे पास प्रश्न है कि भाई इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है। प्रश्न 1, अशुद्ध विकल्प पहचाने। अब नीरव निरोग निरोग, अंतःगमन पयोपान अधोपतन, मनोरोग मनोनुकूल मनोविनोद, है ना, अंत संबद्ध प्रातर्गमन मन कामना। हमने अशुद्ध विकल्प पहचानने के लिए कहा है आपसे कि बताओ इसमें अशुद्ध कौन सा है। ये विशेष बात है, अशुद्ध को टिक लगाना है, अशुद्ध को हमें टिक लगाना है। दूसरे वाले प्रश्न पे आइए। सतत त्योहार अहिल्या, कैलाश द्वारिका दूध, शेखावत पितृवत गाड़ीवान, महान भगवान संसद। ये मैंने 4 विकल्प दिए हैं और इसमें हमने ये कहा है कि शुद्ध विकल्प को पहचानिए। शुद्ध विकल्प कौन सा ये पहचानना आपको। तो इस तरह से आपके जो सवाल हैं, आपके जो प्रश्न हैं, वो आपको देखना है और आपको बताना है कि ये क्या है बीमारी, क्या उत्तर हो सकते हैं, वो आपको देखना है।
एक बार फिर से मैंने आपको उद्दीपित किया है, आपको मैंने उत्तेजित किया है, आपको मैंने आपके दिमाग में एक खास तरह का एक एक जिज्ञासा पैदा कर दी मैंने, और आप अपने हिसाब से बनाओगे। और यदि आपका गलत निकला तो फिर आपको और ज्यादा आपका विचार उद्दीप्त होगा, अरे गलत क्यों हुआ, क्या सही है। जब मैं उत्तर दूंगा, झट से वो बात आपके दिमाग में अभी अभी बैठ जाएगी तो काम हो गया। फिर आपको याद आ जाएगा एग्जाम में, यार सर ने उस वाले वीडियो में इस शब्द को गलत बताया था, इसको सही, उसका रीजन ये बताया था। जैसे विश्लेषण चलता है दिमाग में। देखो पढ़ाना जो है ना, बड़ा एक सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक क्रिया है। पढ़ाना बनिए की दुकान से जाके वस्तु लानी नहीं है, बनिए की दुकान से गए वस्तु लेके आए खा लिया, वो नहीं है ये। वो उसमें भी विज्ञान है। खाने के बाद बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, ऐसे पढ़ाने में बहुत सारी मनोवैज्ञानिक क्रिया होती है। जो समझदार होशियार अध्यापक होता है, वो सारी मनोवैज्ञानिक क्रिया बच्चे के दिमाग में होने देता है। और जो अध्यापक इस क्रिया को नहीं करता है, वो बच्चों को कम सिखा पाता है। ये ध्यान रखना है। कई बार अध्यापक इतने प्रबुद्ध नहीं होते हैं, तो बच्चों में मानसिक क्रिया, अधिगम की अनेक क्रियाएं जो है ना, क्रिया संक्रिया को वो उद्दीपित नहीं कर पाते। ऐसा है ना, आप में जिज्ञासा का उनका यदि मैं आग नहीं लगा दूं, आपकी जिज्ञासा को मैं उद्दीपित नहीं कर दूं, उस चीज को छेड़ न दूं, वो चीज एकदम जागरूक ना हो जाए, तब तक ज्ञान तो होगा ही नहीं। बड़ी साधना में हम कुंडली जागृत करते हैं। इस तरह से है, आप करिए, इसको बताइए, और इसके साथ साथ आप हमें इसको भी बताइए, इसमें क्या उत्तर होगा, है ना। और हमने जो बात की है, वो ये बात मैंने बताई आपको कि वास्तव में शब्द शुद्धि के लिए इतनी सारी बातें चाहिए। इन सब पे हम बात करेंगे जब शब्द शुद्धि की प्रक्रिया। ये हमारा दूसरा वीडियो है। एपीयू से संबद्ध पहला वीडियो आप ढूंढे, मिल जाएगा आपको। उसमें हमने बताया कैसे अंकों का विभाजन होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों की बात की है। अब मैंने हिंदी के बारे में जो जो हमारी चीजें हैं, शब्द को शब्दों से संबंधित, शब्द शुद्धि से संबंधित, फिर हम वाक्य शुद्धि लेंगे, फिर हम मुहावरे लेंगे, हम आपके सूक्तियां लेंगे, ये सारी चीजें लेंगे हम, है ना। करते जाइए इसको आप, इस तरह से इसको लेके चलना है। दो पे आते हैं हम। हमने आपने देख लिया होगा, बता दिया होगा इस पे। तो आपका जो है, हाँ मैडम क्लास है आज, नमस्ते। अरे अरे अरे, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक 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 है। जल्दी करो इसको। मैं उत्तर शुरू करता हूं, ध्यान से देखो आप इसे। देखो ये जो 10 नंबर वाला है, 10 नंबर वाला ये है, 10 नंबर वाला जो है ना, ये वाला है। 9 नंबर वाला ये है, बाबत उर्दू का है, सतत तत्सम है। 8 नंबर का क्या है, त्योहार, ये तद्भव है, 8 नंबर तद्भव है, ठीक है। और ये जो शब्द है ना, इनके बारे में बता देता हूं मैं, शुरू से लेता हूं। देखो पहले शुद्ध लो। अनुदित जो शब्द है ना, शुद्ध शब्द ऐसा होगा, ये देखिए, शुद्ध शब्द होगा अनुदित। इसमें जो है ना गलती किसकी है, ये संधि वाली गलती है। इसमें संधि की गलती थी। क्या थी संधि इसमें, अनु धन उदित, इस तरह की चीज है, अनुधन उदित, है ना। मैं इसको और साफ कर देता हूं। अनुधन उदित को आप जब मिलाओगे तो बनेगा अनु
धन उदित। तो संधि की गलती थी, शब्द अशुद्ध हो रहा था। शब्द शुद्ध क्या होगा? अनुदित शब्द होगा शुद्ध। ये था। दूसरा देखिए, अनुरूप जो शब्द है इसमें ये मानक हिंदी की गलती है। अनु, अनुरूप, रू बड़ा रहेगा, है ना। ये तत्सम मानक रूप है इसका, ये शुद्ध होगा। रू बड़ा होगा। देखिए र जब हम छोटा लिखते हैं, र छोटा लिखते हैं तो र में ऐसा लगाते हैं, र जब बड़ा लिखते हैं र में हम ऐसा लगाते हैं। तो बिना गांठ वाला जो होता है वो छोटा ऊ होता है, गांठ वाला जो होता है बड़ा रू होता है। तो कहीं गांठ वाला आता है, कहीं बिना गांठ वाला आता है। छोटा ऊ जो है गांठ वाला नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना होगा, तब आपका 2 नंबर इसी के मिल जाएंगे, याद रह जाए तो अनुरूप ये गलत है ना, और ये सही है। पीड़ित देखो, पीड़ित में जो है शुद्ध शब्द होगा पीड़ित, पी बड़ी आएगी और पीड़ित, पीड़ित ये शब्द शुद्ध है, ये तत्सम शब्द है। तद्भव के रूप में कुछ लोग इसको पीड़ित ऐसे लिखते हैं, तो ये भी सही हो सकता है। यदि एग्जामिनर ये वाला पूछता है तो ये भी शुद्ध है। लेकिन ये जो शब्द है ना, ये तद्भव है। कैसा है ये तद्भव है, ये तद्भव है। मूल शब्द मानक हिंदी का, ये बात जो है मानक हिंदी संबंधित बात है। तो पीड़ित ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। ये भी सही है, ये भी सही है। ये तत्सम है, ये तद्भव है, ये ध्यान रखना है। हम इसको बोलते हैं पीड़ित, पीड़ित संस्कृत शब्द है ये पीड़ित। और संस्कृत शब्दों में खबरदार कभी भी बिंदी बिंदी का चक्कर संस्कृत में नहीं आता है, तत्सम में नहीं आता है। तो पीड़ित और ये पीड़ित, इस तरह से ये तद्भव है, शुद्ध है। लेकिन ज्यादा बढ़िया जिसे पूछा जाए तो ये पीड़ित वाला है। आगे बढ़ते हैं। प्रौढ़ जो शब्द है ना, प्रौढ़ मुख्य शुद्ध शब्द है प्रौढ़, ये अपवाद है। ये प्रौढ़ मूल शब्द है, शुद्ध शब्द ये है। बिंदी बिंदी नहीं आ रही, ध्यान रखना, बिंदी नहीं लिखा है मैंने, तो बिंदी की बड़ी आदत है आप लोगों की, बिंदी नहीं आएगी। इसमें क्या हुआ है? प्रधन ऊढ़ है, प्रधन ऊढ़ है, ये अपवाद संधि है। औ मिलके तो ओ होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, पर ये नहीं बनता है। ये अपवाद होने की वजह से ये ऐसा बनता है। ये सही है, ये गलत है ना। तो इसमें क्या नियम है? इसे तत्सम शब्द है, तत्सम का नियम लग रहा है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अनपढ़ में, अनपढ़ में आपका शब्द जो है ना, ये तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द होने के कारण इसका रूप होगा अनपढ़, अनपढ़ ऐसा होगा। ये अनपढ़ शब्द जो है ना तद्भव का है, और ऐसा रूप। बढ़ाव के नीचे बिंदी आ रही है। यदि बिंदी नहीं लगाया आपने तो समझो आपने गलत कर दिया, अनपढ़ में बिंदी आएगी। वैयाकरण प्रत्यय का शब्द है, इसमें क्या होगा? वैयाकरण, 2 मात्रा है वैयाकरण। इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है कि व्याकरण शब्द से, व्याकरण शब्द से यह प्रत्यय होता है। यह प्रत्यय होने के बाद यहाँ पे आई की मात्रा जुड़ जाती है और वैयाकरण शब्द बनता है। तो ये प्रत्यय की चीज है, प्रत्यय में वैयाकरण बनता है, इसलिए ऐसा है। अब इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। प्रत्यय की वजह से, संधि के कारण, भारत सरकार के नियम के कारण और शब्दकोश के नियम के कारण ये शब्द छोटे बड़े होते हैं। यहाँ प्रत्यय की वजह से ऐसा बनेगा। अगला ले रहा हूं मैं, सामंजस्यता। सामंजस्यता कोई शब्द नहीं होता है, ये होगा सामंजस्य। सामंजस्य क्या होगा? सामंजस्य, ता हट जाएगा। ये शब्द शुद्ध है या शुद्ध है? ये सारे मैंने क्या किए हैं? सारे शब्द मैंने अशुद्ध जानबूझ कर रखे हैं सारे, किसी न किसी कारण से ये अशुद्ध है। लेकिन ऐसा नहीं है, सतत शुद्ध है और बाबत भी शुद्ध है। ये खास बात ध्यान देने की है। और फिर कहोगे साहब मैंने सतत तो हलंत देखा है, तो अब भाई मैं क्या कर सकता हूं? क्योंकि आप ने खुद को अब तक सचेत नहीं किया था। सचेत करके देखोगे तो सतत शुद्ध रूप में कई बार आया हुआ है प्रश्न। तो देखिए, सामंजस्य जो है वैयाकरण की बात हो गई, ये भी जो है प्रत्यय की बात की कारण, प्रत्यय के रूल्स के कारण ये सामंजस्य ऐसा बनेगा। त्योहार जो है ना, त्योहार कोई शब्द नहीं होता है, त्योहार शब्द ऐसा होता है, त्योहार तद्भव शब्द है ये, है ना। तो इसमें जो आपको क्या करना है, ये तद्भव है,
त्योहार क्या है? तद्भव शब्द है, तद्भव कह लो या फिर तद्भव तो नहीं कहेंगे, देशी शब्द है ये, जो भी है ये त्योहार है आपका। हमें शब्द शुद्धि बतानी थी, इस तरह से त्योहार के बारे में बताया। सतत जो है ये तत्सम शब्द है। सतत कैसा शब्द है? सतत तत्सम शब्द है, ये रहा तत्सम है ये। और जो बाबत है वो उर्दू का शब्द है, और ये दोनों इस रूप में सही। हलंत का कोई कंसेप्ट, देखो उर्दू में देशी शब्दों में हलंत का कोई कंसेप्ट नहीं होता। हलंत का कंसेप्ट केवल तत्सम शब्दों में होता है। अब यहाँ बार बार जो शब्द आ रहा है ना, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, ये दोनों कंसेप्ट आपको आने चाहिए। यदि कंसेप्ट सही है तो फिर तत्सम तद्भव वाली बात, क्योंकि हर जगह आएगा ये शब्द शुद्धि में, और भी कई जगहों पर ग्रामर में, व्याकरण में आता ही आता है। तो ये मैंने आपके सामने बात रखी, ये मैंने आपको सचेत किया। और भी इस तरह से आप जब शब्द शुद्धि को करोगे तब जाके आपका शब्द शुद्धि वाला प्रकरण सही हो पाएगा। एपीयू के एग्जाम में क्या है कि व्याकरण का जो वेटेज है हिंदी में 20 नंबर का है, और जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, जो विस्तृत उत्तरात्मक का जो प्रश्न है, उसका वेटेज 30 नंबर का है। तो 20 और 30 50 नंबर। और ध्यान रखना है 30 नंबर वाले में मुश्किल से 50 से 60 65 नंबर आपके आएंगे, बहुत मुश्किल से आएंगे। लेकिन व्याकरण वालों में जो 20 नंबर का व्याकरण है, उसमें आपके पूरे 90+ % नंबर आ सकते हैं, जैसा मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूं। अच्छा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि ये परीक्षा तो पहली बार हो रही है, 15 साल कैसे बोल दिया? मैंने इसलिए बोला कि इसी ढंग की परीक्षा आरएस वगैरह की होती रही है। यही लोग जो परीक्षक बैठे हुए हैं, अध्यापक, विशेषज्ञ, यही वही लोग हैं जो आरएस के पेपर बनाते हैं। तो उनके पैटर्न पे चले हम, तो ये पैटर्न सामने आता है। भाई 20 नंबर का तो आएगा व्याकरण, और 30 नंबर का आएगा विस्तृत उत्तरात्मक वाला भाग। तो विस्तृत उत्तरात्मक आपके 60% नंबर के आसपास आते हैं, बढ़िया लिखा है तो। और व्याकरण वाले में बढ़िया से पढ़ा है, यदि आपने हमारे द्वारा यदि पढ़ाए गए हैं आप, तो निश्चित रूप से आपका 90% मार्क्स आएगा, ये आप मान सकते हो। तो ये हम हिंदी की बात कर रहे थे, एपीओ के बारे में। अंग्रेजी की बात हम फिर कभी दूसरे वाले में करेंगे, जिसको जैसे आवश्यकता है वैसा। अंग्रेजी का हमारा वीडियो अलग है, अंग्रेजी की क्लास अलग है, कोई लेता है तो बताते हैं उसको, वो अपना अलग चलता है। तो ये हो गया आपका इन 10 शब्दों के बारे में जानकारी। अब हम आते हैं इन 10 शब्दों के बाद इस पे आते हैं हम। ये देखो, आप आपके सामने ऐसा प्रश्न होगा परीक्षा भवन में। 2 प्रश्न लिए मैंने, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का हमारे पास संग्रह है, सारे करवाऊंगा, आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं रहा, यहाँ पे क्या है, केवल टिक लगाना है। तो देखिए क्या पूछा, अशुद्ध विकल्प पहचाने। अभी आरएस का एग्जाम कल हुआ, उसमें इतना बार बार पूछ रहा है नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो वो नहीं है कि हाँ है, इसी में बच्चा कंफ्यूज। एक आध क्वेश्चन तो वैसे ही मारा जाता है वो, तो बहुत सावधानी से अशुद्ध पहचाने, अशुद्ध ढूंढना है आपको। तो मैं अशुद्ध ढूंढोगे आप, तो आपको दिखाई देगा कि साहब ये जो 2 नंबर विकल्प है ना, ये विकल्प आपका अशुद्ध है। हमने पहचान लिया अशुद्ध, साहब ये वाला है। अब आपकी ड्यूटी ये बनती है कि यार गुरुजी ने तो इसको अशुद्ध बताया, इसका मतलब सारे शब्द जो है ना शुद्ध हैं। तो ईमानदारी से आप 3 शब्द ये, 3 शब्द ये, 3 शब्द, 9 शब्द आपको ध्यान रखना शुद्ध ही शुद्ध है, इसमें कोई अशुद्ध नहीं है। अंत संबद्ध शुद्ध है, प्रातर्गमन शुद्ध है, मन कामना शुद्ध है ना, मनोविनोद शुद्ध है, मनोनुकूल शुद्ध है, मनोरोग शुद्ध है। अंतःगमन शुद्ध नहीं है, ये अंतर्गमन होगा। पयोपान शुद्ध, पयपान होगा, अधोपतन नहीं होगा, अधपतन होगा, है ना। नीरव निरोग, ये तीनों शुद्ध हैं। ये वाला जो है ना, ये हमारा उत्तर है। ये जो है, ये हमारा उत्तर है। इस प्रश्न का उत्तर ये है। इसका शुद्ध रूप बता दूं, देखो मैं, अंतर्गमन का होगा अंतर्गमन। क्या होगा? अंतर्गमन, ऐसा होगा। पयोपान का क्या होगा? पयोपान का होगा पयपान, पयपानम भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम, पयपान। और अधोपतन का क्या होगा? इसका होगा अधपतन, अधः
पतन। ये देखो साहब, हमने आपके समक्ष 12 शुद्ध शब्द रखे। इससे पहले मैंने 10 शब्द लिए थे, उसके कारण बताए थे, और इससे पहले हमने जो शब्द लिए हैं वो देखो आप। ये देखो, मैंने 2, 3, 4 शब्द लिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, है ना, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 शब्द तो हमने इस पहले वाले पृष्ठ पे लिए, 20 शब्द। तो 20 शब्द क्या है? शुद्ध शुद्ध को, आपको अधिक से अधिक शब्दों को शुद्ध शुद्ध रूप को देखना है, जानना है। 20 शब्द क्या है? देखो, सौंदर्यता, ये अशुद्ध गलत शब्द है। सौंदर्य शब्द शुद्ध होगा, सौंदर्य। महात्म बिल्कुल सही है ना। आपका ये सन्यास सही है, ये सन्यास गलत है। यहाँ पे आएंगे तो मंत्रिमंडल सही बताया था। यहाँ दिनांक जो है ना, ये वाला सही है। मानक हिंदी में इसको नहीं लिख के इसको भारत सरकार कहती है। मेरी तो इच्छा होती है कि मैं ऐसा लिखूं, लेकिन भारत सरकार का नियम ये है कि भाई किसी भी अक्षर के ऊपर कोई अक्षर चढ़ाओ मत, क्योंकि फॉरेनर्स हैं, दूसरी भाषा भाषी लोग हैं, कैसे सीख पाएंगे यदि हिंदी को सरल नहीं करेंगे। तो इस उद्देश्य से भारत सरकार ने इसको सरलीकृत किया है, उसी को कहते हैं मानक हिंदी का नियम। तो मानक हिंदी के नियम के तहत यदि आप हिंदी लिखते हैं तो आप अच्छा कर रहे होते हैं, और यदि आप मानक हिंदी को नहीं मानते हैं तो आप भारत सरकार के हिंदी निदेशालय के आदेश की अवज्ञा कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ तार्किकता का जो है ना, तार्किकता की क्षति होती है। ये तार्किक लिखा गया है, देखो ये अनुस्वार वाला जो सिद्धांत है तार्किक है, ज्यादा नहीं लिखना पड़ता है, थोड़े से में बात हो जाती है। ये मैंने 20 शब्द तो यहाँ लिए, और 20 शब्द के बाद हमने यहाँ 10 शब्द लिए। ये लो आप, 10 शब्द हमने यहाँ लिए। आपने 10 क्या 20 शब्द लिए हमने यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको सारे अशुद्ध बताए, फिर यहाँ शुद्ध बताए। तो 20 और 20 40 शब्द ये हो गए, 40 शब्द हो गए। 40 के बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं, 40 के बाद आप आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है ये वाला 40। अभी अभी आपने 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, तो 40 शब्द तो ये किया आपने सही पहले वाले। ये 12 शब्द अभी आपने सीख लिया, 12 शब्द सीखा। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न पे आते हैं। अब प्रश्न बदल गया, शुद्ध विकल्प को संकेतित करें। शुद्ध विकल्प कौन सा? अरे भाई ऐसे कैसे बताएं कौन सा शुद्ध विकल्प है? यदि आपका स्वाध्याय होगा तो आप आराम से बता सकोगे। तो चलो, अभी तो हम आपको चिंतित करना चाहते हैं, आपको हम उद्दीपित करना चाहते हैं, आपको हम संकालु बनाना चाहते हैं, ताकि जो हमारी जो क्लास चलेगी भाषा शब्द शुद्धि के, वो सारी चीजें आपको बढ़िया से हृदयंगम हो जाए। इसलिए तो देखो, आप बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत। हमें शुद्ध चुनना है। तो असल में ये चारों शब्द गलत है, तीनों शब्द गलत है। कैलाश, द्वारिका, दूध, ये तीनों शब्द गलत है। शेखावत, पितृवत, गाड़ीवान, ये तीनों शब्द गलत है। अब बचा क्या? शुद्ध, ये बचा, ये वाला शुद्ध शब्द सही है। आप कहोगे ऐसे कैसे कर दिया सर, हम तो ऊपर का टिक लगा रहे थे। तो वही तो सीखना है, क्यों लगा रहे थे आप? पढ़ो तो सही थोड़ा बहुत। देखो, सतत शब्द हमेशा क्या होता है, ये तो पूरा रहता है। अभी थोड़ी देर पहले भी आया था। त्योहार हिंदी भाषा का शब्द है। ये त्योहार में जो है ना, आपको एक मात्रा लगानी है, त्योहार, बार बार ये पूछा गया है। और अहिल्या शब्द जो शास्त्रीय शब्द है ना, शास्त्रों में, पुराणों में, पुराने साहित्य में अहिल्या शब्द ऐसा लिखा मिलता है। हमने पता नहीं क्यों अहिल्या अहिल्या कर दिया उसको। तो हमारा शुद्ध शब्द है, ये कुल कितने हो गए? तो 12 ये हो गए। अब 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, लो साहब 12 और आ गए। इन सारे शब्दों को सीख जाते हैं हम, तो हमारा शब्दों की संख्या 2, 2, 4, 4, 1, 5, 1, 6, 64 शब्द हम आज सीख रहे हैं। कितने शब्द सीख रहे हैं? 64। और ज्यादा संभावना है कि हम जो 200, 300, 400 शब्द बताएंगे, उसी में से शब्द आपका काम हो जाएगा। तो पहले दिन आपने 64 शब्द सीख लिया। इसमें आइए, कैलाश शब्द, ये जो स है ना, स ऐसा नहीं होगा। स कैसा होगा? ये सपेरा वाला स होगा, ये वाला होगा कैलाश। द्वारका कैसा होगा? द्वारका शब्द ऐसा होगा, द्वा
द्वारका, ऐसा होगा। दूध तो आपको पता ही होगा, दूध ऐसा नहीं होता है। दूध कैसा होता है? दूध, दूध ऐसा होता है। तो 3 शब्द ये शुद्ध हुए, 3 ये हो गए। अब हम आते हैं नीचे वाले पे, 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पे शेखावत कोई शब्द नहीं होता है, तो पूरा होता है। ये वैसे भी शेखा करके एक तपस्वी थे, इस्लाम धर्म के थे, तो उससे प्रभावित होके उस समय के राजकुमार ने अपने बच्चों का नाम शेखावत रखा था, है ना, रखा गया था। तो ये शेखावत शब्द तो जो है, ये शेखावत देखा जाए तो ये देशी और फारसी शब्दों का मिश्रण है शेखावत। आप पितृवत पे आते हो तो बिल्कुल पितृवत सही है। गाड़ीवान में नौ पूरा रहेगा भाई, यदि नौ पूरा कर दोगे तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, महान, भगवान, संसद, ये सब, ये सारे शब्द शुद्ध हैं, अशुद्ध नहीं है। आप कहोगे साहब महान तो हमने हलंत वाला नहीं देखा है, तो आपने नहीं देखा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको सही जानते हो। आपको देखना, आपने ज्यादा नहीं देखा, शास्त्र देखोगे तब पता चलेगा। व्याकरण में ये सारे शब्द बनते हैं। अब देखो बता दूं कंफ्यूजन कहाँ होता है। कंफ्यूजन तब होता है, अब जैसे किसी ने अपना नाम भगवान रख लिया। हमारे एक मित्र हैं भगवान दास जी, भगवान दास द्विवेदी, बड़े सज्जन आदमी, महान विद्वान, संस्कृत के जानकार हैं। तो ये जो भगवान नाम है, वो अपना नाम भगवान जो है न हलंत नहीं करते। उनके मम्मी पापा ने, उनके गांव वालों ने, टीचर्स ने भगवान भगवान, और कई लोगों के नाम होते हैं। एक और मित्र हमारा, वो भी धौलपुर का है, उसने भगवान है। तो भगवान शब्द को वो लोग कैसे लिखते हैं? किसी का नाम है तो भगवान शब्द को वैसे लिख सकता है। व्याकरण में आओगे तो भैया रे, मैं तो गलत बताऊंगा इसको। व्याकरण में आओगे तो भगवान शब्द संस्कृत में तत्सम ऐसा बनता है, ऐसा बनता ही नहीं है। इसलिए शब्द क्या है? गलत है। नाम के रूप में से आप तो नाम टुन्नू, मुन्नू, चुन्नू, पिंटू, शंटू कुछ भी रख लो, जिसका कोई अर्थ नहीं हो, वो हम नहीं जानते। व्याकरण की बात जब आएगी तो भगवान शब्द कौन सा सही है? ये वाला सही है। महान शब्द भी, महान शब्द का निर्माण होता है ना, महत शब्द से महान शब्द बनता है। महान, महान तो महानता। और संविधान का आर्टिकल 351 ये कहता है कि अरे भाई हिंदी वाले साथियों, आप कभी भी शब्द बनाओगे तो संस्कृत से बनाओगे। इसलिए विधि शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक शब्दावली आयोग के जो लोग हैं, वो तत्सम शब्दों से ले लेके शब्दों को गढ़ते रहते। तो महान शब्द शुद्ध ये है। संसद शब्द भी, एक बात और आपको ध्यान रखना है कि कुछ संवैधानिक किताबों में संसद दो पूरा लिखते हैं वो, तो वो हिंदी को सरल करने के उद्देश्य से संसद के दो को पूरा लिख देते हैं। लेकिन जब व्याकरण में आते हो तो ये सरासर गलत है। संसद, आप पॉलिटिकल साइंस की बात लिख रहे हो तो संसद दो चलेगा, आपका दो पूरा लिखो, कोई बात नहीं है। आप लॉ से रिलेटेड कोई निबंध लिख रहे हो, वहां पे दो पूरा लिख रहे हो तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब व्याकरण में आओगे, व्याकरण में आओगे, मतलब ये ऐसे ही हो गया जैसे आप जज बने हुए हो और आपका भाई एक कल्पित के रूप में लाया जाता है, तो आपका फर्ज ये कहता है, आपका कर्तव्य ये कहता है, संविधान के प्रति जो आपकी निष्ठा वो ये कहती है कि भाई आप उसको उचित रूप से दंडित करो। और वही व्यक्ति जो आपका संबंधी है, आपके घर पे आता है, तो उसका मान सम्मान करो। तो एक जगह तो आप मान सम्मान कर रहे हो उसी व्यक्ति का, लेकिन वो व्यक्ति जब आपके सामने जज की कुर्सी के सामने आता है तो आप 5,000 का पेनल्टी लगा रहे हो। ये क्या किया भाई? एक जगह तो 5,000 की पेनल्टी लगा रहे हो, और घर आ रहा है व्यक्ति, आ रहा है तो उसको आप 200 रुपए का नाश्ता करा रहे हो। तो 200 एक जगह दे रहे हो, 5,000 एक जगह ले रहे हो, ऐसा क्यों? ऐसा नियम के तहत, हम लोग मानव हैं, हम एक सभ्य समाज में, संविधान निर्मित समाज में रहते हैं, तो समाज के नियम, भाषा के नियम, नियमों से चलते हैं, विधिवत चलते हैं, शिष्ट जनों के द्वारा बनाए गए हैं। तो देखिए, जब आप संसद पॉलिटिकल साइंस में लिखोगे तो ऐसा रहेगा, हिंदी भाषा में आती संसद ऐसा होगा। तो ये थी हमारी आज की कक्षा। अभी आपने देखा कि कैसे हम 64 शब्दों के बारे में जानकारी दी है मैंने, इसको हम आगे बढ़ाना है। जैसा मैंने शुरू में बोला था, आपको जड़मूल में जल डालना है, जड़ में, तो भाषा शुद्ध वाला जो प्रकरण है ना, वो 100% शुद्ध होगा। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद आज के इस संगोष्ठी के लिए, और फिर अगले कक्षाओं में उम्मीद करते हैं मिलेंगे।
और आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।